मोदी जी कुछ नहीं कर सकते, वो 56 का सीना उनका काम नहीं है। और हमारे साथ भारत के पूर्व वित्त मंत्री आदरणीय पूजनीय यशवंत सिन्हा सर मौजूद है। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी एक जुमले के अलावा और कुछ नहीं। फिर वो डॉलर की बात करते हैं। डॉलर किसके पास है? आपके पास है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे पास नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो डॉलर की बात करना क्या मतलब है? रुपए के बारे में बात करें, अरब खरब के बारे में बात करें। इस सरकार की जो फिलॉसफी है वो क्या है? वो ये है कि लोगों को या तो भूतकाल में ढकेल कर रखो या उनको भविष्य काल की ओर ले जाओ, ताकि वर्तमान में वो जीवन नहीं जी सके। मैं तो वित्त मंत्री रहा हूं, मुझसे कहिए कि ट्रिलियन का हाँ कितने शून्य है अचानक बता दो तो शायद मैं नहीं बता पाऊँ। हम हजारीबाग में बैठे हैं तो यहाँ पर हमने सुना है कि सब्जी काफी सस्ती है क्योंकि बहुतायत में सब्जी आ रही है। अवेलेबिलिटी बहुत है तो सब्जी की कीमत जाहिर है कि कम होगी। मतलब 20-22 रुपए का फर्क इन 10 वर्षों में ही हम देखते हैं। तो ये डॉलर का रेट बढ़ना, डिप्रिसिएशन ऑफ मनी, इससे क्या इम्पैक्ट पड़ता था? अब ये पावरोटी बनाने का काम सरकार का है। उन्होंने कहा 2022 तक किसानों का की जो आय है वो दुगना कर देना है, अभी तक नहीं हुआ। भारत सरकार को इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए, बात करनी चाहिए राज्य सरकार के साथ। जो राज्य सरकार का ड्यू है उसको समय पर उपलब्ध करना। पूर्व वित्त मंत्री थे, हम भारतीय जनता पार्टी में थे उस समय। जी सर। हमने तो इस तरह कोई बयान नहीं दिया। नहीं सर। इसलिए नहीं दिया क्योंकि हम समझते थे परिस्थितियों को। मोदी जी उस समय भी नहीं समझते थे, आज भी नहीं समझते हैं, इसलिए इस तरह का बेतुका बयान उन्होंने दिया। अनजाने में हमारे पॉकेट से बहुत सारा पैसा निकल के सरकार के खजाने में गया। सरकार ने एक बहुत चतुराई का काम किया कि उन्होंने कीमतों को नहीं घटने दिया, तो उतना ही टैक्स वसूलते रहे हमसे। एक ही टैक्स है जो सामान खरीदते हैं उस पर भी, और जो आप नाई के यहाँ जाकर बाल बनवाते हैं उस पर भी। लेकिन किसानों को नहीं देके आप जो है सो बड़े बड़े उद्योगपतियों का लाखों करोड़ रुपया माफ कर देते हैं, तो उसमें हमारा आपका नुकसान होता है। अगर 5 करोड़ लोग ही अब गरीबी रेखा के नीचे हैं तो आप 80 करोड़ लोगों को क्यों खाना दे रहे हैं मुफ्त में? और इसीलिए एक वक्त आ गया इस देश में जब सारे दलों को बैठकर वेलफेयर स्टेट क्या होता है, एक जो कल्याणकारी राज्य है वो किस आधार पर चलना चाहिए, इसके बारे में चर्चा हो जाए। टैक्स वह अनिवार्य शुल्क है जो आम जनता या किसी संस्था पर लगाया जाता है जिससे सरकार को सुचारू रूप से चलाया जा सके। और हमारे साथ भारत के पूर्व वित्त मंत्री आदरणीय पूजनीय यशवंत सिन्हा सर मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे और चर्चा करेंगे कि आखिर में भारत में टैक्स सिस्टम की क्या व्यवस्था है और उस टैक्स सिस्टम के बिहाफ में हमारे आम जनताओं को क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि हिंदुस्तान में अभी एक बहुत जोरों से बात चल रही है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? पहले तो आपको एक बात बताऊं कि इस सरकार की और इस नेतृत्व की जो फिलॉसफी है वो क्या है। वो ये है कि लोगों को या तो भूतकाल में ढकेल कर रखो या उनको भविष्य काल की ओर ले जाओ, ताकि वर्तमान में वो जीवन नहीं जी सके। वर्तमान की बात नहीं करते हैं, वर्तमान की बात बहुत कम करते हैं, जबरदस्ती होता है तभी करते हैं, और नहीं तो औरंगजेब की बात करेंगे या 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कब होगा, कैसे होगा, उसकी बात करेंगे। सपने दिखाते हैं। अब 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का ये जो जुमला है, भारत में अगर आप बात करें लोगों से और उनको बताएं करोड़, अरब, खरब, तब वो बात उनको समझ में आती है। बिल्कुल। ट्रिलियन में कितने शून्य होते हैं ये शायद आप और हम दोनों नहीं जानते। मैं तो वित्त मंत्री रहा हूं, मुझसे कहिए कि ट्रिलियन का आप कितने शून्य है अचानक बता दो तो शायद मैं नहीं बता पाऊं। बिल्कुल सर। तो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का मतलब क्या होगा? हमको उसमें कितना लाभ होगा, आपको उसमें कितना लाभ होगा, ये बात नहीं बताते हैं। ये बोलते हैं कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कब तक होगा वो
आगे चला जा रहा है। वो जी। जो तिथि है जी वो आगे बढ़ती जा रही है, जैसे कि हर चीज में बढ़ती जा रही है। बिल्कुल। इन्होंने कहा 2022 तक किसानों का की जो आय है वो दुगना कर दुगनी हो देंगे, जाएगी। अभी तक नहीं हुआ। जी। तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी एक जुमले के अलावा और कुछ नहीं है। जुमला इन लोगों ने एक बार प्रस्तुत किया था ना जी। कि हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख 15 रुपए लाख रुपए आएंगे। बाहर से ला के डाल देंगे, जी। तो वो लोगों की बात समझ में आई। जी। अगर उसी प्रकार ये समझाना चाहते हैं देश के लोगों को, जी। तो वो बताएंगे जी। कि हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी करेंगे, जिसमें आपकी आमदनी अगर 100 रुपए आज के दिन है जी। तो वो बढ़कर 200 रुपए हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ इस प्रकार समझाए जी। तो आपके हमारे पल्ले पड़े बिल्कुल। कि हमको व्यक्तिगत रूप से क्या लाभ होगा, हमारी जो आमदनी है वो कितनी बढ़ेगी। जी। लेकिन 5 ट्रिलियन की बात करना, एक तो जैसा मैंने आपसे पहले कहा कि ट्रिलियन ही लोगों के समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल। फिर वो डॉलर की बात करते हैं। जी। डॉलर किसके पास है? आपके पास है? नहीं बिल्कुल नहीं। हमारे पास नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो डॉलर की बात करना क्या मतलब है? जी। रुपए के बारे में बात करें, अरब खरब के बारे में बात करें, जी। करोड़ में बात करें, लाख में बात करें, तो फिर बात समझ में आती है। तो वही जैसा मैंने आपसे कहा जी। कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी जी। एक जुमला, एक सपना, उसके अलावा और कुछ नहीं है। मतलब आम जनता को इससे मिलना कुछ नहीं। नहीं, और आम जनता को ये बात समझ में नहीं आएगी। सर एक बात और सारे लोग जानना चाहते हैं कि जिस समय सरकार आ रही थी मोदी जी की, उस समय इन्होंने डॉलर का डिप्रिसिएशन और हमारे करेंसी के डिप्रिसिएशन की बहुत बात की कि डॉलर गिरते जा रहा है, जिस प्रकार सरकार की पुरानी सरकार की नीयत गिरते जा रही है। और आज जो है इन 10 सालों में 11 सालों में ही हम लोग देखते हैं कि जहां 60 रुपए डॉलर का वैल्यू हुआ करता था, 82-84 रुपए हो गए हैं। मतलब 20-22 रुपए का फर्क इन 10 वर्षों में ही हम देखते हैं। तो ये डॉलर का रेट बढ़ना, डिप्रिसिएशन ऑफ मनी, इससे क्या इंपैक्ट पड़ता है सर आम जनता के? ये मैं सर ये भी जानना पहले चाहूंगा तो ये जान लीजिए कि होता क्यों है। जी सर। डॉलर के मुकाबले या किसी विश्व की करेंसी के मुकाबले जी। हमारे रुपए की कीमत जी। ज्यादा होती है या कम होती है? क्यों? क्यों? इसलिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और देश में भी जी। एक मुद्रा का बाजार है, जी। जहां मुद्राओं का व्यापार होता है। बिल्कुल सर। उसी तरह जैसे मुंबई में स्टॉक मार्केट स्टॉक है, मार्केट उसी प्रकार एक मनी मार्केट भी है। है। जी। और मनी मार्केट में डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत क्या होगी, जी। ये हर घड़ी बदलते रहती है। बदलते रहते हैं जब मार्केट खुला रहता है। जी। तो वो डिपेंड करता है, जैसे बाजार में हर किसी चीज की जो वैल्यू है, जो कीमत है, वो किस पर डिपेंड करती है कि कितना सप्लाई हुआ जी। और कितना जी। डिमांड हुआ। डिमांड है। जी। कितना डिमांड है। जी। आज हम हजारीबाग में बैठे हैं, जी। तो यहाँ पर हमने सुना है कि सब्जी काफी सस्ती है, जी। क्योंकि बहुतायत में सब्जी आ रही है, जी। अवेलेबिलिटी बहुत है। अवेलेबिलिटी बहुत है, तो सब्जी की कीमत कम। जाहिर है कि कम होगी। जी सर। ऐसा भी मौसम आता है जब सब्जी की कीमत बढ़ बढ़ जाती है, जाती है। क्योंकि सप्लाई कम हो जाता है। उसी प्रकार जो ये मुद्रा का बाजार है, जी। उसमें अगर डॉलर का डिमांड किसी दिन बढ़ गया जी। तो डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होगा। जी। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जी। एक ट्रेंड होता है, जी। और वो ट्रेंड ये होता है कि कभी किसी देश की करेंसी, और खास करके डॉलर अमेरिका का, जी। जो कि एक तरह से मानक है विश्व व्यापार विश्व में, व्यापार पर। तो उसकी कीमत बढ़ती है कतिपय कारणों के चलते। जी। तो बाकी करेंसीज कमजोर होती हैं, जिसमें रुपया भी शामिल है। बिल्कुल। हाल के दिनों में हमने यही दृश्य देखा जी। कि रुपए की कीमत में भारी गिरावट आई, जी। और 83 रुपए के आसपास डॉलर होता था, जी। वो बढ़ के 86 से ऊपर चला गया है आज जी। के दिन। जी। क्योंकि लोग उम्मीद ये करते हैं कि ट्रम्प के आने के बाद से अमेरिकी अर्थव्यवस्था में और सुधार होगा। और सुधार होगा। जी। तो सुधार होने का मतलब ये हुआ कि डॉलर की कीमत बढ़ेगी बढ़ेगी। और उसकी तुलना में रुपए की कीमत गिरेगी। जी। तो इसलिए अभी जो हम लोग दृश्य देख रहे हैं, उसमें रुपए की कीमत गिरती चली लगातार गई गिर है। रही और इसमें मोदी जी कुछ नहीं कर सकते, वो 56 इंच का सीना उनका काम नहीं आएगा। है। जी। वो जो बयान आप कह रहे हैं, जी। जो मोदी जी ने 2014 के बिल्कुल सर। लोकसभा चुनाव के चुनाव से पहले पहले दिया, जी। कि मनमोहन सिंह जो उस समय प्रधानमंत्री थे, जी। उन्होंने ये कहा था कि मनमोहन सिंह की उम्र जी। और डॉलर बिल्कुल सर। रुपए की यही कीमत घटना। में
एक कंपटीशन लगता है कि चल रहा है बिल्कुल और रुपया गिरता चला गिरता जा रहा है चला डॉलर के मुकाबले में। जी हम पूर्व वित्त मंत्री थे, हम जी भारतीय जनता पार्टी में थे उस समय। जी सर। हमने तो इस तरह कोई बयान नहीं दिया। नहीं सर। इसलिए नहीं दिया क्योंकि हम समझते थे परिस्थितियों को। बिल्कुल सर। मोदी जी उस समय भी नहीं समझते थे, आज भी नहीं समझते हैं, जी सर। इसलिए इस तरह का बेतुका बयान उन्होंने दिया। जी सर। सर जो डॉलर का जब रेट अभी जैसे विश्व में कई एक देशों के बीच में युद्ध चल रहे हैं, इसका भी इम्पैक्ट डॉलर पे रुपए पे पड़ता है। तो क्या इस तरीके का सिचुएशन पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं हैम्पर करता है सर इकोनॉमिक पे भी सर? हाँ किसी बिल्कुल भी देश करता के है, इकोनॉमिक? हर देश में करता है, भारत में भी करता है, जी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी करता है। जी अभी मैंने कहा कि जो बहुत हलचल आप देख रहे हैं जी विश्व की आर्थिक व्यवस्था में है, जी उसका कारण यह है कि ट्रम्प वहां बनने वाले हैं प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी और एक आध दिन में। जी तो उसके चलते उनकी नीतियों को आ, उनके बारे में सोच के जी बाजार में हलचल है। जी अभी सेटल नहीं हुआ है बाजार, जी तो इस प्रकार का असर पड़ता है, लेकिन अमेरिका का ज्यादा असर पड़ता है, भारत का असर नहीं नहीं पड़ेगा। पड़ता। सर ये अभी झारखंड में एक बात बहुत जोरों से चल रही है। रांची जाते हैं तो देखते हैं बड़े बड़े फ्लैग्स रखे हुए हैं कि हमारे 1,36,000 करोड़ कब मिलेंगे। तो ये जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो कौन सा 1,36,000 करोड़ की बात करते हैं? इनको केंद्र सरकार से किस चीज की पैसे की जरूरत है, ये जनता को नहीं पता है। वो भी जानना चाहते हैं कि आखिर में वो कौन सा पैसा है जो 1,36,000 करोड़ का ये मांगते हैं। देखिए, इसमें दो तीन तरह के पैसे होंगे। जी मैंने इसका बहुत अध्ययन नहीं किया है, लेकिन मैं मानता हूं कि दो तीन तरह के पैसे होंगे। जी एक तो केंद्र से जी जो केंद्र को टैक्स प्राप्त होता है जी उसका एक हिस्सा राज्यों को आता है। अप्रॉक्स 41% आई थिंक। हाँ, जी सर। तो उसमें हो सकता है कि कुछ पैसा रोक लिए हों अच्छा। और कुछ नहीं दिया हो इनको। जी दूसरा है कि जो जैसे हमारे यहाँ मिनरल में रॉयल्टी है, या जी मान लीजिए कि आयरन ओर है, जी तो उसकी रॉयल्टी स्टेट को मिलती है। जी केंद्र सरकार के जो प्रतिष्ठान हैं, जी अंडरटेकिंग्स हैं, जी वो हो सकता है कि माइनिंग किया उन्होंने, नहीं दिया, कोल इंडिया ने नहीं दिया, जी तो वो एक बकाया हो सकता है। जी तीसरा है कि प्लान के नाम पर जो मिलता है वो नहीं मिलता होगा, जी उसका बकाया होगा। तो कुल मिलाकर और भी तरह के, जैसे कि निकायों का, स्थानीय निकायों के नाम पर मिलता है, ये वित्त आयोग जब बनता है तो वो इसका फैसला कर देता है जी और उसके अनुसार केंद्र को राशि शेयर करनी होती है राज्यों के साथ। जी तो यहाँ पर हमको लगता है कि हेमंत सोरेन की सरकार ने कैलकुलेशन किया होगा जी और इस नतीजे पर पहुंचे हुए कि हर प्रकार का जो ड्यू है जी वो मिलाकर के 1,36,000। वो मिलाकर 1,36,000 होता है। जी इस पर भारत सरकार को इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए, जी बात करनी चाहिए राज्य सरकार के साथ, जो राज्य सरकार का ड्यू है उसको समय पर उपलब्ध कराना चाहिए। सर एक चीज और जनता का सवाल रहता है कि हम लोग जो टैक्सेस देते हैं वो काफी भारी मात्रा में टैक्सेस देते हैं, मतलब फॉरेन कंट्रीज के कंपैरिजन में। मतलब जितना जापान के लोग टैक्स देते हैं, जितना इंग्लैंड के लोग टैक्स देते हैं, उतना ही परसेंटेज ऑफ टैक्स हमारे लोग भी देते हैं, हिंदुस्तान के लोग भी देते हैं। लेकिन जो फैसिलिटीज जो हम लोगों को मिलनी चाहिए उस अनुपात में नहीं मिल पाती है। इस पे क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, एक होता है टैक्स जीडीपी रेशो, जी कि हमारा जो सकल घरेलू उत्पाद है जी उसका कितना प्रतिशत जी टैक्स जी हम देते हैं हम्म, पूरे जीडीपी का। जी तो हाल के दिनों में जी और विशेषकर जीएसटी आने के बाद से जी उसमें भारी इजाफा हुआ है। जी मतलब टैक्स लेने के लिए जो पब्लिक हाँ, से टैक्स लिया जाता पब्लिक टैक्स जो देती है हम्म। वो कई लाख करोड़ बढ़ गया। है, कई लाख करोड़। हाँ, 1 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, कई लाख करोड़ पिछले वर्षों में बढ़ गया। जी अब आपको एक उदाहरण इसका देते हैं। जी जब मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने, इनकी सरकार आई, जी तो अचानक कतिपय कारणों के चलते, मोदी जी के चलते नहीं, भारत के चलते नहीं, जी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कच्चे तेल की कीमत गिर बहुत गए। नीचे आ गई। जी बिल्कुल। मतलब आप समझिए कि अगर $120, $130 प्रति बैरल था, जी तो घटते घटते $35-40, इतना इतना डाउनफॉल। बड़ा अंतर आया। हम्म, ठीक है,
क्या कच्चे तेल की कीमत जिसका 80% हम आयात करते हैं, जी उसमें जो गिरावट आई, जी तो देश के जो कंज्यूमर हैं बिल्कुल उनको इसका फायदा मिला? बिल्कुल नहीं सर। क्या पेट्रोल डीजल की कीमत हमारे लिए कम हो गई? जी नहीं हुई। जी सरकार ने एक बहुत चतुराई का काम किया जी कि उन्होंने हम्म, कीमतों को नहीं घटने दिया, जी तो उतना ही टैक्स वसूलते रहे हमसे, हम्म, और उसका लाखों करोड़ रुपए का फायदा हुआ भारत सरकार को। बिल्कुल लाखों करोड़ रुपया जी वो आपकी हमारी जेब से गया, जी लेकिन हमने उसको उतना महसूस नहीं किया, क्योंकि टैक्स में भी एक डायरेक्ट टैक्स होता है, एक इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स होता टैक्सेस होता है। तो डायरेक्ट टैक्स होता है, जैसे हम इनकम टैक्स देते हैं, है जी, तो वो हम हमारी तनख्वाह में से कटता है, कट तो हम जाता है, देखते हैं पता चल कि भाई जाता है कट कितना गया। कट रहा है, बिल्कुल लेकिन हम बाजार में जाते हैं हम्म, और मान लीजिए कि एक कप हमने खरीदा, जी इसमें जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लगा, जीएसटी, उसका पता नहीं चलता है। उसका पता नहीं चलता। अच्छा भाई कितने का है, 12 रुपए का, 15 रुपए का, 100 रुपए का, उसमें टैक्स कितना लग रहा है हाँ पता ही नहीं। नहीं चला। जी तो अनजाने में हमारे पॉकेट से जी बहुत सारा पैसा कट गया निकल के सरकार के खजाने में गया, जी और उसमें सरकार को लाखों का फायदा हुआ। जी कोई भी संवेदनशील सरकार होती जी तो वो कहते कि भाई सारा फायदा हम अपने लिए नहीं रखेंगे, बिल्कुल हम अपने नागरिकों को भी इसका एक फायदा हिस्सा देंगे। दें जी लेकिन मोदी जी ने ऐसा नहीं किया, वो सारा अपने लिए उन्होंने रख लिया, जी और देश के लोगों को पता भी नहीं चलने दिया कि उनकी जेब से वो कितना पैसा ले रहे हैं टैक्स के नाम पर। सर कुछ एक ऐसी चीजों में टैक्स इनबिल्ट किया गया है जो इससे पूर्व में कभी नहीं किया गया। हम बात कर रहे हैं शिक्षा जगत की, जिसमें अब बुक्स पे भी 5% टैक्स लगा दिए गए हैं। तो सर ये ऐसे चीजों पे टैक्स लगाना आपको कहाँ तक जायज लगता है, जो कि डायरेक्ट और दूसरे विदेशों में टैक्सेस पढ़ाई पे नहीं होते, वहां पे फ्री एजुकेशन होता है, सारे लोगों के लिए होती है। आखिर में सर क्या जरूरत पड़ गई सरकार को कि इन चीजों पे भी टैक्स लगाने की जरूरत पड़ गई? देखिए, टैक्स लगाते समय आपको अपनी जो टैक्सेशन फिलॉसफी है, जी सर किस आधार पर आप टैक्स लगाना चाहते हैं, बिल्कुल पहले उसको तय करना चाहिए। बिल्कुल हमारी टैक्सेशन फिलॉसफी क्या है, जी हम किस आधार पर अपने नागरिकों से टैक्स वसूल करना चाहते हैं। जी अगर आप फिलॉसफी तय नहीं करेंगे, जी उसके जो मापदंड हैं वो तय नहीं करेंगे, जी तो फिर कोई भी टैक्स कभी भी लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी उस टैक्सेशन फिलॉसफी में आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जी जिसमें या तो कोई कर नहीं लगे जी या कम से कम कर लगे, जी ये देखना पड़ेगा। जी जैसे कि जीवन रक्षक दवाइयां हैं, जी तो जीवन रक्षक दवाइयों को आमतौर पर टैक्स के बाहर रख कर से मुक्त रखा जाता है। जी फिर उसी प्रकार जो पढ़ाई लिखाई की आवश्यक वस्तुएं हैं, जी उसमें या तो टैक्स नहीं लगाइए, जी या लगाना है तो बहुत कम लगाइए। जी तो सरकार के पास अगर कोई टैक्सेशन की फिलॉसफी ही नहीं है, जी तो फिर कहीं पर कुछ लगा सकते हैं। अब पढ़ाई लिखाई के ऊपर टैक्स लगाना, जी मैं मानता हूं कि काफी एक बुरी व्यवस्था है, और इसको नहीं होना चाहिए। जी हेल्थ के सामान पर टैक्स लगा देना बहुत ज्यादा, वो नहीं होना चाहिए, वो बुरी बात है। सर अभी आपने कहा कि लाखों करोड़ रुपए, आप काउंट भी नहीं कर पा रहे हैं हम लोग कि कितने करोड़ रुपए टैक्सेस में आ रहे हैं। क्या इसकी कोई ऐसी समग्र व्यवस्था नहीं है हमारे इंडियन सिस्टम में कि जो टैक्सेस का पैसा आ रहा है वो आम जनता को भी पता चले कि आखिर में आप कितना टैक्सेस दे रहे हैं और उन टैक्सेसों का क्या हो रहा है? क्या ऐसी कोई नहीं, व्यवस्था हमारे प्रति पास व्यक्ति तो शायद करना मुश्किल होगा, जी क्योंकि वो इस पर डिपेंड करेगा कि आप कितना, आपका कंजम्पशन है, जी हमारा कितना कंजम्पशन है। अगर आपका कंजम्पशन हमसे ज़्यादा है जी तो आप ज़्यादा टैक्स दीजिएगा, हमारा कंजम्पशन कम है तो हम कम टैक्स देंगे, जी हमारा इनकम ज़्यादा है तो हम ज़्यादा इनकम टैक्स देंगे, जी आपका इनकम कम है तो आप कम इनकम टैक्स देंगे। तो वो उस पर डिपेंड करता है, कंजम्पशन पर और इनकम पर। सर डायरेक्ट टैक्स इनकम पर और इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स टैक्स कंजम्पशन पर। कंजम्पशन पे। सर अभी हम लोग जब कोई व्हीकल परचेज करते हैं तो व्हीकल परचेज करते समय भी हम लोगों को टैक्स देना पड़ता है रोड टैक्स के नाम पर। अभी हम लोग जब टोल टैक्स क्रॉस करते हैं तब भी रोड टैक्स के नाम पे। तो सर एक ही चीज के लिए दो दो बार टैक्स हमारी सरकार ले रही है, ऐसा पूरे विश्व में और कहीं नहीं होता है। तो ये कहाँ तक आप जायज इसको करते हैं? और आप लोगों के समय तो इस तरह का टैक्स ये नहीं था सर। नहीं था, लेकिन
ये है कि मान लीजिए कि सरकार ने अच्छी सड़कें बनाई, जी। तो अच्छी सड़कों पर चलने में आपकी बचत होती है पेट्रोल की। डीजल की, है ना। जी। तो उसको ध्यान में रखते हुए टोल निर्धारित करना चाहिए, सर अभी आपने लेकिन जी। टोल निर्धारित करते समय जी। मुनाफा जो है वो सरकार का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सर। जितनी आवश्यकता है उसको कितने समय में हम वसूल करना कटिंग चाहते कर हैं दें। जी सर। ये तय करना चाहिए। आज की जो स्थिति है उसमें मुझे जो जानकारी है जी। कि बहुत सारे रोड्स ऐसे बने, हाईवेज, जी। जिसमें कि पैसा कब का निकल चुका है, जी। लेकिन टोल टैक्स फिर भी लोग दे रहे हैं। जी। तो ये आमदनी का जरिया नहीं होना चाहिए जी। जो आजकल सरकार ने बना दिया है। सर आपको क्या लगता है कि जो सरकार है वो भी एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बन गई है, कंपनी के जैसा वर्कआउट करे, क्योंकि वो भी रोड में इन्वेस्ट करके आज वहां से प्रॉफिट कमा रही है और सरकार को वो प्रॉफिट मिल रहा हाँ, है। तो प्रॉफिट क्या नहीं होना चाहिए। क्या ये सरकार की नीतियां सही हैं? सरकार को, हर सरकार को जी। बहुत सारे आर्थिक काम करने होते हैं, बिल्कुल आवश्यक सर। है, बिल्कुल। लेकिन उसमें मुनाफा नहीं कमाना चाहिए। जी। जनता को का भला उस समय होगा जी। जबकि वो मुनाफा नहीं कमाएंगे, जी। कॉस्ट आधार पर जी। वो करेंगे, भाई हमारे 10 रुपए खर्च हुए जी। तो हम तुमसे 10 रुपया वापस लेंगे, जी। लेकिन 10 रुपए के बदले 20 रुपया तो आपसे लेने लगे। जी। तो ये प्रॉफिट कमाने की बात हुई जो सरकार का जी। फर्ज नहीं बनता है। सर जो प्राइवेटाइजेशंस हो रहे हैं इंस्टीट्यूशंस के, जैसे आप लोगों के समय जो बीएसएनएल हुआ करता था, या अभी जो रेलवे की बात हो रही है, एयरपोर्ट्स की बात हो रही है, इसको कहाँ तक जायज ठहराते हैं आप सर कि प्राइवेटाइजेशन होने से इनका जो कहना होता है कि प्राइवेटाइजेशन करके हम सिस्टम्स को और बेहतर कर रहे हैं, बढ़िया सर्व कर पाएंगे पब्लिक को, ये कहाँ तक जायज है सर? नहीं, प्राइवेटाइजेशन। बहुत हद तक जायज है, जी। क्योंकि आप जानते हैं कि सरकार में सरकारी जो उपक्रम है जी। वो अक्सर घाटे में चलते हैं। जी। अब आपको एक उदाहरण मैं देता हूँ। जी। हिंदुस्तान जिंक नाम की एक कंपनी होती बिल्कुल थी सर। जो जिंक प्रोड्यूस करती है। जी। अब ये जो कंपनी है ये निरंतर घाटे में चलती थी, जी। बराबर घाटे में चलती थी। जी। हम लोगों के टाइम में हम लोगों ने जी। उसको प्राइवेटाइज कर दिया। जी। सरकार में कंपनी चलाने की क्षमता बहुत कम है जी। और नौकरशाही जी। इतनी हावी हो जाती है जी। कि उसमें घाटा होने लगता है सरकारी उपक्रम बिल्कुल में। सर। बिल्कुल। प्राइवेट सेक्टर में ये बात नहीं आती है, तो इसलिए प्राइवेट सेक्टर प्रेफरेबल है, जी। लेकिन इसमें भी एक फिलॉसफी होनी चाहिए। बिल्कुल। मतलब आपके हिसाब से प्राइवेटाइजेशन जो हो रहा है प्राइवेटाइजेशन, जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, जी। मॉडर्न ब्रेड करके कंपनी हुआ करती थी जी। सरकारी, जी। जो पाव रोटी बनाती बिल्कुल सर। थी। बिल्कुल। अब ये पाव रोटी बनाना काम सरकार का है? बिल्कुल नहीं सर। हाँ? बिल्कुल नहीं। एक कंपनी होती थी जो आयुर्वेदिक दवाएं बनाती थी। जी। अब के जमाने में उसका जस्टिफिकेशन होगा, बाद में उसका नहीं था। जी। तो इस प्रकार का जो काम जी। समाजवाद के दौर में जी। भारत सरकार के द्वारा किया गया, जी। वो मुझे लगता है कि बहुत कुछ उचित नहीं था, उसमें कमी की गई। लेकिन जी। उसके अलावा मैं ये भी कहूँगा कि बहुत सारे ऐसे जी। अंडरटेकिंग्स हैं भारत सरकार के जी। जो प्रॉफिट पर चल रहे हैं। जी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जी। घाटे में चल रहा था हमारे टाइम में, जी। और ये हुआ कि इसको प्राइवेटाइज कर दिया जाए। हम लोगों ने बहुत विचार किया इस पर, जी। बहुत बातचीत हुई, जी। और फिर ये पता किया गया कि भाई ये कंपनी जो है वो प्रॉफिट में कैसे चलेगी। जी। और जब उस पर अमल हम लोग करने लगे तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया बाकी फ्लरिश स्टील कर गया। कंपनियों की तरफ प्रॉफिट में चलने लगी। जी। तो सरकार का ये फर्ज बनता है कि उनकी कंपनियां भी प्रॉफिट में चले। जी। प्रॉफिटियरिंग नहीं होना चाहिए, अच्छा। लेकिन प्रॉफिट प्रॉफिटियरिंग। होना चाहिए, बिल्कुल सर। या कम से कम ये होना चाहिए कि कॉस्ट प्लस पर हम काम करेंगे, जी। प्रॉफिट नहीं कमाएंगे। आम जनता के लिए आपका क्या राय रहता है सर? मतलब आम जनता से आप क्या चाहेंगे? ये जो टैक्स व्यवस्था है इसके लिए आप आम जनता से क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा आम जनता को जी। कि आप बात को समझिए जी। कि कितना टैक्स आपसे लिया जा सरकार ले रही है। जी। पहले ये गुड्स एंड सर्विसेज में जी। जो सर्विसेज पार्ट है ना, जी। इस पर टैक्स नहीं लगता था। जी। धीरे 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 करके इसमें भी टैक्स लगना शुरू हो गया। अब एक ही टैक्स है, जी। जो सामान खरीदते हैं उस पर भी
और जो आप नाई के यहाँ जाकर बाल बनवाते हैं उस पर भी। जी। तो ये जो है इसको समझना होगा। जी। और जब जनता कॉन्शियस होगी जी। और उसको लगेगा कि भाई सरकार तो हमसे मुनाफा कमा रही है, जी। मुनाफा कमाना सरकार का उद्देश्य नहीं हो सकता है, बिल्कुल। तब जनता जागरूक होगी और इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करेगी। जी। तो ये आवाज उठनी चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने आपसे कहा कि टैक्स टू जीडीपी रेशियो जो है जी। अभी चरम पर है। जी। इतना ज्यादा कभी नहीं हुआ था जितना आज के दिन है। जी। और इसी तरह इसका जो अंतर है जी। वो लाखों करोड़ रुपए में है। मतलब जो सरकार के पास टैक्स के रूप में जो पैसे आ रहे हैं वो इतना पहले कभी नहीं रहा जितना नहीं, अभी अभी है। और उसके बाद भी सरकारी घाटा जो है जी। वो बहुत कम नहीं हुआ है, थोड़ा सा कम हुआ है। सर ये सरकारी घाटा किस तरह से डिफाइन करते हैं सर आप लोग? सरकारी घाटा में ये करते हैं कि सरकार का टोटल जो प्राप्ति है सरकार की, जी। तो उसमें टैक्स से प्राप्ति आती है, जी। राज्य सरकार को आप लोन देते हैं वो वापस करते हैं, वो प्राप्ति होती है। जी। इस तरह करके कुछ कुछ प्राप्तियां हैं जी। जिसमें कि आप विदेशों में भी लोन देते हैं, जी। विकासशील देशों में उससे प्राप्ति होती है। जी। तो कुल मिला जुला कर एक आपका होता है कि इतनी हमारी इस साल में प्राप्ति होगी जी। और हमारा खर्चा कितना होगा, तो हमारा खर्चा इतना होगा। मान लीजिए कि प्राप्ति 100 रुपये होगी जी। और हमारा खर्चा हम देख रहे हैं कि 150 रुपये है, जी। तो भी 50 रुपये का अंतर आया। जी। तो 50 रुपया जो है वो घाटा हुआ। घाटा हुआ। अब उस घाटे की भरपाई करने कैसे करेंगे? जी। तो कहीं टैक्स बढ़ाते हैं, कहीं कुछ करते हैं, लेकिन ज्यादातर करते हैं मार्केट से लोन लेते हैं। जी। तो मार्केट से जो लोन लेते हैं जी। वो तो भविष्य के लिए खतरा है, क्योंकि जी। उसमें आज के दिन जो पूरी व्यवस्था है उसमें है हम जीडीपी में बहुत सारे जो टैक्सेस लेते हैं जी। उसकी तुलना में जी। जो हम सूद चुकाते हैं लोन के ऊपर वो ज्यादा है। सर अभी जो बड़े बड़े पूंजीपति लोग हैं वो बैंकों से पैसे ले लेते हैं और आए दिन अखबारों में आते रहता है, या विपक्ष के लोग जो हैं वो सरकार के ऊपर में एलिगेशंस लगाते रहते हैं कि उन्होंने जो है सो इतना पैसा फलाने कंपनी का या फलाने आदमी का जो माफ कर दिया। इससे आम जनता पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है सर? देखिए, आम जनता पर ये इम्पैक्ट पड़ता है कि या बैंकों फिर में, सर ये बोले तो आप इसको कहाँ तक जायज देखिए या नाजायज बिल्कुल ठहराते मैं जायज नहीं मानता हूँ। हैं? जी सर। आम जनता का ही पैसा बैंकों में है, बिल्कुल सर। वो बैंक से कहाँ से विदेश तो नहीं आया, बिल्कुल। हमारा आपका पैसा बैंक में जमा है। जी। उस पैसे से बैंक जो है वो लोन देते हैं। जी। अब उन्होंने लोन दिया और लोन माफ कर दिया, तो घाटा किसका हुआ? बैंक का हुआ। बैंक का। बैंक का हुआ मतलब आम जनता का हुआ। जी। तो इसलिए, और खास करके बड़े बड़े उद्योगपतियों को जी। अगर आप इस प्रकार की छूट देते हैं, जी। छोटे छोटे किसानों को दें तो एक बात समझ में आती है, बिल्कुल। लेकिन किसानों को नहीं देके आप जो है सो बड़े बड़े उद्योगपतियों का लाखों करोड़ रुपया माफ कर देते हैं, तो उसमें हमारा आपका नुकसान होता है। सर अभी आम जनता से टैक्स जो लिए जा रहे हैं उसको तरह तरह की योजनाओं में सरकार जो है सो दे रही है, चाहे वो कि हमारे स्टेट की हो या किसी भी स्टेट की हो। इसको आप कहाँ तक जायज ठहराते हैं, या क्या ये जरूरी है या आम जनता को इस तरीके का लाभ मिलना चाहिए? देखिए, विकास की योजनाओं के लिए ही जी। सरकार टैक्स लेती है। जी। किसके लिए टैक्स लेती है सरकार? टैक्स लेती है कि हम आपको सुरक्षित रखेंगे, लॉ एंड ऑर्डर हम मेंटेन करेंगे। बिल्कुल। बिल्कुल। दूसरा, हम विकास का काम करेंगे। बिल्कुल। तो अगर लॉ एंड ऑर्डर भी नहीं मेंटेन करें, हम सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं, बिल्कुल। विकास का काम ठप पड़ा हुआ है, नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए, जी। तो फिर हम टैक्स दे रहे हैं तो हम महसूस करेंगे कि भाई हम तो चीट किए गए। जी। तो ये जो मुफ्त वाली जो योजनाएं चल रही है सर, इसके बारे में आप? मैं बिल्कुल गलत मानता हूँ इसको। जी। मैं इसलिए मानता हूँ कि ये अंग्रेजी में एक फ्रेज है, रेस टू द बॉटम। जी। बिल्कुल आप नीचे जाएंगे इसके चलते, बिकॉज कोई कहेगा कि हम 100 रुपया देंगे, कोई कहेगा हम 150 देंगे, जी। कोई कहेगा 200 देंगे, हैं? जी। मुफ्त में सब कुछ है, जी। बांट दो। उससे लॉन्ग टर्म घाटा होता है, लोगों की आदत खराब होती है। जी। और इसीलिए एक वक्त आ गया इस देश में जी। जब सारे दलों को बैठकर जी। वेलफेयर स्टेट क्या होता है, जी। एक जो कल्याणकारी राज्य है जी। वो किस आधार पर चलना चाहिए, जी। इसके बारे में चर्चा हो जाए और सब लोग सहमत हों कि भाई कल्याणकारी आधार पर, जैसे पश्चिम के देश
जी। जिनकी बड़ी आमदनी है ज्यादा जी। प्रति व्यक्ति, जी। तो लोग बहुत कुछ मुफ्त में जी। उपलब्ध कराते हैं। बिल्कुल। आ, शिक्षा मुफ्त में उपलब्ध कराएंगे, जी। स्वास्थ्य सेवाएं मुफ्त में बिल्कुल। उपलब्ध कराएंगे, मकान मुफ्त में उपलब्ध कराएंगे, जी। हैं? जी। और बहुत सारी सुविधाएं हैं वो मुफ्त में जो कराते मुफ्त में उपलब्ध कराते हैं, क्योंकि उनके पास संसाधन है। हैं। बिल्कुल। हमारे यहाँ संसाधनों को ध्यान में रखते हुए इस बात की चर्चा होनी चाहिए जी। कि क्या आप इसको अफोर्ड कर सकते हैं। जी। उसके ऊपर आप तय कीजिए, हमको कोई एतराज नहीं है। जी। लेकिन आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जी। फिर भी बांट रहे हैं चुनाव में वोट पाने के लिए, वो गलत है। सर एक आखिरी सवाल है सर, जो सारे लोग जानना चाहते हैं कि आज 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात हो रही है, वहीं पे हमारे माननीय मोदी जी कहते हैं कि हमने 80 करोड़ लोगों को जो है सो मुफ्त में राशन उपलब्ध कराया। इस बीच इस दोनों बातों के बीच में क्या समन्वय आप स्थापित करते हैं? अगर 80 करोड़ लोगों को दे रहे हैं तो यानी वो 80 करोड़ लोग गरीब हैं। अगर 5 करोड़ लोग ही जी। अब गरीबी रेखा के नीचे हैं, जी। तो आप 80 करोड़ लोगों को क्यों खाना दे रहे हैं मुफ्त में? जी। क्यों दे रहे हैं? इसलिए दे रहे हैं कि उनका वोट हमको मिले। मतलब टोटल आपके हिसाब से वोट पॉलिटिक्स हो रहा है, चाहे वो पैसे देने की बात हो, चाहे राशन देने की बिल्कुल। बात हो, सब कहीं ना कहीं। हाँ, और मुझे अफसोस ये कहते हुए कि इसमें लगभग सारे दल शामिल हैं। बिल्कुल। मोदी जी सरकार में है तो वो उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं, बाकी लोग वादा करते हैं। जी। ये जो एक रेस चला हुआ है, जी। जैसा मैंने कहा, रेस टू द बॉटम, जी। वो खत्म होना चाहिए। और इस तरह की जो रेवड़ी बांटने वाली पद्धति है, जी। इसको भी समाप्त करना चाहिए। लोगों को क्या चाहिए? लोगों को रोजगार चाहिए। बिल्कुल सर। हम अनएम्प्लॉयड हैं, तो आप हमको एम्प्लॉयमेंट दीजिए, रोजगार दीजिए, हम बिल्कुल। कमाएंगे और खाएंगे। बिल्कुल सर। हम आपके डोल्स के ऊपर, आपकी मुफ्तखोरी पर नहीं जीना चाहते हैं। जी। हम काम चाहते हैं करने कि की पद्धति को हाँ, खत्म हम करना। चाहते हैं कि मेहनत हो, बिल्कुल सर। हम मेहनत करें और उसमें कमाएं और उससे खाएं। जी सर। यही व्यवस्था चलनी चाहिए देश में। बिल्कुल सर। अभी आप सबने सुना किस प्रकार सर ने हम लोगों को भारत के टैक्स सिस्टम के बारे में और यहाँ की सरकार के योजनाओं के बारे में और उन सारी बातों को कितना बखूबी समझाया आम जनता को, जिससे लोग जान पाए कि ये टैक्स सिस्टम है क्या, हमारे देश की सरकार क्या कर रही है। इन सारे बातों को सर ने हम लोगों के सामने रखा। इसके लिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद। आभार।